हाय फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी पर। एंड फ्रेंड, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास की केमिस्ट्री का सेकेंड डे का चैप्टर 1। डे 1 में मैंने जो पढ़ाया था वो बेसिक था। मतलब जो केमिस्ट्री में आपको कुछ बेसिक्स रूल थे, बेसिक कॉन्सेप्ट थे, वो आपको आने चाहिए केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले। तो वो मैंने आपको डे 1 में पढ़ाया था। अगर किसी ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर, जो कि है रासायनिक अपक्रिया और समीकरण। अब रासायनिक अपक्रिया और समीकरण में हम सबसे पहले जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। जो परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। फिजिकल फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। अब क्या होता है भौतिक परिवर्तन में? क्या होता है भौतिक परिवर्तन में? किसी भी पदार्थ का भौतिक गुण चेंज होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि आपका जो बर्फ होता है या आइस होता है, उससे पानी बन जाता है और पानी से वाष्प बन जाता है। तो ये आपस में चेंज हो सकते हैं। हम वाष्प से फिर से पानी बदल सकते हैं, पानी से फिर से बर्फ बदल सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल है, मतलब ये अस्थाई होते हैं, जिनको हम आपस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है, इनका कोई रासायनिक संगठन चेंज नहीं होता है, ना कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, सिर्फ अस्थायी परिवर्तन होता है जो अपनी पूर्व अवस्था में आ सकते हैं। तो उनको हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंजेस। ठीक है, अब देखो क्या होता है, क्रिस्टलीकरण, क्वथनांक, वाष्पीकरण, ध्रुवनांक, ये सब क्या है, प्रक्रिया है, क्या है आपकी अस्थायी परिवर्तन है और ये भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ रूप मूल रूप से एक नए पदार्थ में बदल जाता है, पदार्थ का रासायनिक संगठन अर्थात पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ये परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होते हैं। इनको पुनः पूर्व अवस्था में वापस नहीं किया जा सकता, मतलब वापस नहीं ला सकते पदार्थ। जैसे अगर मान लो, अगर कोई पदार्थ किसी अवस्था में चेंज हो गया और उसको दोबारा उस अवस्था में नहीं ला पा रहे हैं, तो ये परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे आपने कोई फल पक गया, कच्चा फल था, पक गया, क्या उसे फिर से कच्चा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये फल का पकना रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना रासायनिक, अगर कागज जल गया फिर से क्या कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। पाचन, भोजन जो पच गया क्या उससे फिर से भोजन बना सकते हैं? नहीं। प्रकाश संश्लेषण, जो आप पौधों में क्रिया होती है, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब हम देखते हैं रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती है। कुछ ऐसी अपक्रियाएं जो पदार्थ के संगठन के साथ साथ उसकी रासायनिक प्रकृति में भी बदलाव कर देती हैं, अर्थात एक नए पदार्थ का निर्माण करती हैं। ऐसी प्रक्रियाएं रासायनिक अपक्रिया कहलाती हैं। जो हमने रासायनिक परिवर्तन में पढ़ा है वही रासायनिक अपक्रिया का पार्ट होता है। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें विभिन्न परमाणुओं का समूह मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है या निर्मित करता है, या हम किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है या विकसित होता है, कुछ भी हो नया पदार्थ बनेगा। अगर संयोजन कई सारे कारक आपस में मिल के किसी पदार्थ को बनाते हैं तो भी हमारा एक परिवर्तन होता है, ये रासायनिक परिवर्तन है। मान लो कोई पदार्थ टूट जाता है दो से छोटे छोटे पदार्थों में, तो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक अपक्रिया में एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें विभिन्न परमाणुओं का समूह मिलकर एक नए पदार्थ को बनाते हैं, या कोई एक एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, तो ये सब रासायनिक परिवर्तन होते हैं। आपको जैसे हमने बताया था, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, फूलों का पकना, कागज जलना, ऐसी प्रक्रियाएं जो पदार्थ के संगठन के साथ साथ उसकी रासायनिक प्रकृति में भी बदलाव कर देती हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करती है। ऐसी प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं, रासायनिक अपक्रिया कहलाती हैं। अब रासायनिक अपक्रिया के कुछ लक्षण हैं जो हम देखते हैं। पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, ताप में ऊर्जा परिवर्तन या ऊर्जा का अवशोषण या ऊर्जा उसमें मुक्त होती है, गैस मुक्त होती है, धन उत्पन्न होती है, ये सब क्या है, आपके रासायनिक अपक्रिया के पार्ट है। कुछ लक्षण हैं। अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण की सहायता से हम किसी भी रासायनिक अपक्रिया को लिखते हैं और समझते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण से हम क्या करते हैं, लिखना और समझना समझते हैं रासायनिक अपक्रिया का। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, आपके अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं, और जो उनके रासायनिक फार्मूले के साथ साथ सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमने कई सारे अभिकारक, मान लो ए प्लस बी, ये मिलकर के हमने बनाया एक सी बनना है। ठीक है, तो ये क्या है, सब अभिकारक है, ये अभिकारक है, और ये क्या है, उत्पाद है। ठीक है, अब देखो उत्पादों को हम क्या रखते हैं, तीर के साइन के नोक की साइड में, और ये रहता है पीछे। ये अभिकारक इधर होते हैं और उत्पाद इधर होते हैं।
अभिकारक ऐसे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और उत्पाद ऐसे पदार्थ हैं जो जिनकी उत्पत्ति रासायनिक अभिक्रिया के परिणामस्वरूप होती है। ठीक है, ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं। अब वो लिखा जो मैंने आपको बताया कि अभिकारक तीर के बाईं ओर लिखते हैं, उत्पाद तीर के दाईं ओर लिखते हैं। अभिकारकों के बीच में भी प्लस का साइन हो सकता है। मान लो अगर हमारा इससे कोई अगर मान लो हमारा a प्लस बी से कोई c प्लस डी भी बन सकता था, c भी बन सकता था, एक एक से अधिक भी बन सकता था। ठीक है, तो हम देखो अभिकारकों के बीच अगर दो या दो से अधिक अभिकारक हैं तब भी उनमें प्लस का भी साइन लगाते हैं बीच में, अगर उत्पाद है तो उनमें भी प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, और देखो अगर हम गैस यहाँ पे हम सपोज जो हमारा ऊष्मा होता है, अगर हम ऊष्मा देते हैं तो हम डेल्टा यहाँ पे डेल्टा लगा देते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं कि इसमें हमने ऊष्मा दी है। अगर हम ऊष्मा निकल रही होती तो हम यहाँ पे ऊष्मा लगा देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे ऊष्मा दी है। ठीक है, हम ऊपर डालते हैं। जैसे अब देखिए इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब ऊर्जा मतलब ऊष्मा दी गई तो इससे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये क्या है, एक रासायनिक समीकरण। ये क्या है, रासायनिक समीकरण। ये आप कुछ अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था में निम्न रूप से प्रदर्शित करते हैं। जैसे सॉलिड को एस से करते हैं, लिक्विड को एल से करते हैं, गैस को जी के से करते हैं, एक्वस को ए क्यू से करते हैं। ठीक है, अब गैस अगर निकल रही मान लो Cl2 गैस निकल रही तो अब क्या है, यहाँ पे लगा देते हो, ये साइन लगा देते हैं गैस के साथ। ठीक है, अब देखो क्या है, अभिकारकों को हम क्या करते हैं, तीर के बाईं ओर लिखते हैं, इधर लिखते हैं अभिकारक को। ठीक है, अभिकारकों को, रिएक्टेंट को, और यहाँ पे हम क्या करें, जो हमारा उत्पाद होता है उसको हम दाईं ओर रखते हैं। अब डेल्टा मीन्स हीट इज एडेड ड्यूरिंग द रिएक्शन। हम अगर हीट अगर मान लो हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको डेल्टा से कर देते हैं। तो ये बेसिक थे रासायनिक समीकरण को। अब हम देखते हैं संतुलित समीकरण क्या होती है। आपको एक ये समझना होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है ना ही निर्माण होता है। द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता ना ही इसका संहार किया जाता, मतलब द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। अब देखते हैं क्या है। अब द्रव्यमान के संरक्षण का नियम आपको मैंने बता दिया क्या होता है। अब सपोज रासायनिक समीकरण में क्या होता है, जो परमाणुओं की संख्या होती है, जो टोटल परमाणुओं की संख्या होती है, वो दाईं और बाईं ओर दोनों, यहाँ पे टोटल परमाणुओं की संख्या और इधर टोटल परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। उसे बोलते हैं संतुलित, संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर वो बराबर नहीं है तो असंतुलित हो गई। ठीक है, अगर बराबर है, परमाणुओं की संख्या अगर तीर के लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हैं, लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हैं तो उसे हम बोलते हैं संतुलित समीकरण। अगर बराबर नहीं है तो असंतुलित समीकरण। ये संतुलित हो गई बैलेंस, और ये हो गए असंतुलित। ओके, अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। जैसे संयोजन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक एक साथ क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं, एकल पदार्थ बनाते हैं या एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं संयोजन। अब डेफिनेशन देखते हैं, जिस प्रक्रिया में दो या दो से अधिक अपकारकों से एक एकल उत्पाद का निर्माण होता है संयोजन प्रक्रिया कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो C+O2, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना रहे हैं, ये CO2 गैस बननी है, तो ये क्या है, एक एकल पदार्थ बनना। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2 बना रहे हैं, पानी बना रहे हैं, तो ये संयोजन है। अब वियोजन क्या होता है, वियोजन या अपघटन जो बोलो, ये संयोजन के अपोजिट होते हैं। इसमें क्या था, जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट दी, हमने यहाँ पे ऊष्मा दी तो क्या बना, CaO प्लस CO, ये आपको बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। ठीक है, ये आपकी क्या है, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन। आप कोई एकल पदार्थ दो भागों में टूट गया ना, दो या तीन भागों में भी टूट सकता है, तो इसे क्या कहते हैं, अपघटन। अब यहाँ क्या था, संयोजन था, यहाँ उल्टा था, देखो यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है, और यहाँ पे टूट रहा है। अब देखो क्या है, ये हो गया आपका संयोजन और वियोजन। अब देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। अब अब देखो विस्थापन क्या होता है। इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है। मान लो यहाँ पे AB था, ठीक है, और यहाँ पे C आया, इसने क्या किया, इसमें से B हटा के अपने आप A से लग गया जाके और B को अलग कर दिया। तो इसने क्या, देखो C ने क्या किया, B को प्रतिस्थापित कर दिया, तो इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखो आयरन क्या आता है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, उसकी जगह पे आ जाता है, तो ये क्या हो गया, फिर सल्फेट। अब ये बनाया आपने विस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। द्विविस्थापन मतलब क्या होता है, दो परमाणु मान लो A प्लस AB है और यहाँ पे CD है, डबल विस्थापन हो रहा हो, यहाँ से AC लग गया, उसमें से BD हो गया, देख रहे हो।
इसमें से विस्थापित हो रहा है, इसमें से भी विस्थापित हो रहा है, तो ये क्या है, द्विविस्थापन हो गया। ठीक है, NaOH में NaCl कर दिया, OH वो उसने H2O बना लिया, तो ये होगा द्विविस्थापन हो गया। ठीक है, अब देखो क्या है, अपचयन उपचयन क्या होता है। उपचयन और अपचयन जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, उपचयन, इसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, या ध्यान रखना है इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उपचयन, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बना रहे हैं, तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, या जिसको बोलते हैं उपचयन। अब मान लो H2S सल्फर हाइड्राइड, जो हाइड्राइड था, ये सल्फर हाइड्राइड, इसमें क्या हुआ, अब इसको ऐसे पढ़ना, ये ध्यान रखना H2S, इसमें इधर से नाम थोड़ा सा अलग है, ये सल्फर हाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है इसको। तो ये याद रखना, इसमें सल्फर हाइड्राइड से इसमें अब ब्रोमियम से लिया गया, ब्रोमीन जो ये होता है Br, ब्रोमीन जो उसको बोलते हैं Br को, ये ब्रोमीन है, ये गैस होती है। अब इसने क्या किया, हाइड्रोजन ने, ये जो ये सल्फर हाइड्राइड से, इसमें से क्या हुआ, सल्फर से हाइड्रोजन को अलग कर दिया। अब इसमें हाइड्रोजन कमी आ गई ना इसमें से, तो इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। हमने क्या होता, हाइड्रोजन कमी, इस सल्फर हाइड्राइड से ऑक्सीजन कमी हो गई, तो इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अपचयन क्या है, ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, मतलब ऑक्सीजन कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो। अगर ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तब इसे बोलते हैं अपचयन या रिडक्शन। CuO+H2, ये क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। हमने इससे पहले आपको बताया था क्यूप्रस और क्यूप्रिक क्या होता है, क्यूप्रस में 1 प्लस होता है और क्यूप्रिक में 2 प्लस होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या बना, क्यूप्रिक ऑक्साइड, यहाँ पे हमने अगर हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो Cu और प्लस H2O। अब देखो क्या हुआ, CuO, ये बुझा हुआ ये क्या, सॉरी बुझा क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये तो क्यूप्रिक ऑक्साइड से क्या हुआ, अब यहाँ पे कॉपर से O हट गया, ऑक्सीजन कमी आ गई, तो इससे क्या हुआ, रिडक्शन। अब यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको सल्फर हाइड्राइड बोलो या हाइड्रोजन सल्फाइड बोलो, बात एक ही है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये क्या है, इसमें से देखो आपका Hg, सॉरी H2S और प्लस क्लोरीन था, तो इसमें क्या, S में हाइड्रोजन की क्या हो गई, कमी हुई, लेकिन Cl में क्या हुआ, वृद्धि हो गई। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल गलत दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। आप कह सकते हो यहाँ पे क्लोरीन के साथ बढ़ रहा है, इसका एक का देखो यहाँ पे क्लोरीन के साथ तो बढ़ ही रहा है, बट एग्जाम्पल हमें हम सल्फर का दे रहे हैं, तो सल्फर को साथ करना चाहिए था। ठीक है, एक अदर एग्जाम्पल दे देंगे कि आपका क्या होता है कि अगर मान लो हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, मान लो यहाँ पे क्लोरीन की, तो मैं क्लोरीन में HCl में हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, तो ये इसका क्या हुआ, आपका हाइड्रोजन की वृद्धि हुई, तो इसे हम बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्सीजन की कमी हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो, तो उसे बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, या अपचयन। अब क्या होता है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी मतलब जिसमें ऊष्मा लग रही हो, जैसे मान लो हमने हीट दी हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में हमने अगर हीट उसमें ऐड की, हमने ऊष्मा ऐड की है, तो इससे देखो क्या बना, CaO प्लस CO2, बुझा हुआ चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे हमने ऊष्मा दी है। अगर किसी अभिक्रिया में ऊष्मा दी जा रही ना, तो उसे बोलते हैं ऊष्मा शोषी। ऊष्मा क्षेपी क्या है, अगर किसी अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है, उसे बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी। ठीक है, यहाँ पे देखो ऊष्मा निकल रही है, तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गई। ठीक है, जैसे ये हमारा बुझा हुआ चूना था, पानी वाला, तो ये क्या हुआ, चूने का पानी बन गया। जैसे पुताई नहीं करते हो, हमारा बुझा हुआ चूना ला के हम पुताई करने के लिए हम उसमें पानी डालते हैं, तो चूने का पानी मिला के फिर उसको पुताई नहीं करते, ये वाला है। ठीक है, इससे हीट निकलती है। अब उदासीनीकरण क्या होता है, मान लो क्या होता है, हमारे पास जो कुछ अम्ल और क्षार है, तो आगे हम कुछ क्रियाएं आगे के चैप्टर है हमारा, इससे बाद नेक्स्ट चैप्टर अम्ल और क्षार है वो पढ़ाएंगे, उसमें का एक है उदासीनीकरण का। जैसे मान लो अगर अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, तो क्या करते हैं, एक लवण बनाते हैं और दूसरा पानी बनाते हैं, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो फ्रेंड्स, ये आज का जो टॉपिक था आपका रासायनिक अपक्रिया का, वो मैंने आज खत्म कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा आपके लिए अम्ल एंड क्षार, वो कल पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।